प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का बेटा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। तो बेटा कल हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो कुछ पार्ट हमने कल कर लिया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे बेटा, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो जो अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी बेटा, जो एक किसान एक पूरे फसल चक्र के दौरान जो करता है बेटा, क्या क्या स्टेप्स लेता है, जैसे मिट्टी तैयार करना, फिर उसमें बीज डालता, हमने कल पढ़ा था बेटा। उसके बाद वो फर्टिलाइजर और क्या करता है बेटा, उसके अंदर मैन्योर डालता है, खाद और उर्वरक डालता है बेटा। तो उसी की हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, उसी सीरीज में जो नेक्स्ट काम है, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को सॉफ्ट कर लेता है ना, ताकि बीज उसमें डाले तो बीज क्या हो जाए आपका, इजीली जर्मिनेट हो जाए, अंकुरित हो जाए बेटा, है ना। दूसरा उसने बीज डाले थे, सोइंग कहते हैं उसको, हम बुआई कहते हैं बेटा। फिर प्रॉपर बीज डालने के बाद पौधा उग गया, अंकुरित हो गया बेटा। उसके बाद अब जब मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, पोषक तत्व कम हो गए, है ना, क्योंकि आप लगातार क्या कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, फसल उगा रहे हो, आप खेती कर रहे हो, जिसके कारण मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कम हो जाते हैं बेटा। अब उसको हमें बाहर से क्या देने पड़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं बेटा। अदरवाइज तो आपका जो पौधा है, प्लांट है क्रॉप का, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा ना बेटा। तो इसीलिए हम उसको बाहर से देते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। और वो जो बाहर से न्यूट्रिएंट देना है वो होता है फर्टिलाइजर्स और किसके द्वारा बेटा, मैन्योर के द्वारा। हमने देखा था मैन्योर क्या होता है बेटा, आपका ऑर्गेनिक होता है, वो इनऑर्गेनिक होता है। उसको हम ऑर्गेनिक तरीके से प्रिपेयर करते हैं, वो होता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ क्या बेटा, प्लांट एनिमल वेस्ट से बेटा। ठीक है, और जो आपका फर्टिलाइजर है वो केमिकली तैयार होता है, वो फैक्ट्रीज में तैयार होता है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने प्रॉपर फर्टिलाइजर डाल दिया या मैन्योर डाल दिया, आपके पौधे को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल गए, पोषक तत्व मिल गए बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इरिगेशन बहुत जरूरी है बेटा। तो जो नेक्स्ट आपका स्टेप है वो है इरिगेशन। इसको हम कहते हैं बच्चा सिंचाई। अब जो आपका प्लांट है उसको आपको प्रॉपर रेगुलर इंटरवल के बाद पानी देना पड़ेगा बेटा। अब पानी ऐसा नहीं कि आप उसको सिर्फ पौधे के अंदर पानी की पूर्ति कर रहे हो, नहीं, उस पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं बेटा, जो आपके पौधे को चाहिए। वो पानी मिट्टी को सॉफ्ट भी रखता है बेटा, वो पानी मिट्टी की नमी को भी मेंटेन रखता है बेटा, मिट्टी को पोरस बनाए रखता है बेटा, उसके अंदर छिद्र मेंटेन रखता है, ताकि आपका जो जड़ें हैं, सॉइल है, उसमें वो ब्रीथ कर पाए आपकी रूट्स बेटा। तो बहुत सारे काम है पानी का, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पौधे को पानी ही दे रहे हैं, पानी के साथ साथ भी वो बहुत सारे काम करता है मिट्टी के अंदर। तो जो इरिगेशन है, सिंचाई है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि हम लोग प्रॉपर टाइम के बाद क्या कर रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं बेटा, है ना। ये क्या होता है बेटा, गिविंग वाटर टू क्रॉप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब कितने टाइम के बाद देना है सर, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो मिट्टी है वो कैसी है ना। अगर मान लो किसी के क्षेत्र में बालू मिट्टी है तो वहां आपको थोड़ा सा ज्यादा फ्रिक्वेंटली इरिगेशन, किसी के यहाँ चिकनी मिट्टी है तो आपको इतना जल्दी से पानी देने की आवश्यकता नहीं है बेटा, वो मिट्टी पानी को होल्ड करती है कि नहीं है। तो वो डिपेंड एरिया में, किस क्षेत्र में आप कृषि कर रहे हो, उसके आधार पर डिपेंड करता है बेटा। ये क्या है, पौधों को, इसका मतलब बेटा पौधों को निश्चित अंतराल के बाद, पौधों को निश्चित अंतराल के बाद पानी देना क्या कहलाता है बेटा, इरिगेशन कहलाता है। और यहां से एक बात नोट डाल के जरूर याद रखना बेटा, कि जो आपका एक प्लांट होता है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, उसका जो कंस्टिट्यूएंट है जिससे वो मिलके बना है, तो एक प्लांट में 90% ऑफ कंटेंट क्या होता है, वाटर होता है। क्वेश्चन बन सकता है आपका ये, है ना। एक प्लांट में 90% क्या होता है बेटा, पानी पाया जाता है। प्लांट कंटेन 90% ऑफ वाटर। एक पौधे की अगर आप कंस्टेंट की बात करोगे, वो किससे बना है उसके अंदर जाओगे आप, तो आप पाओगे कि 90% प्लांट में क्या होता है बेटा, आपका पानी होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन का, इसको आपको देख लेना है बेटा। अब इरिगेशन के सोर्सेस क्या है, तो ये तो आपको पता होगा बेटा, इसके सोर्सेस क्या हैं, क्या क्या इसके स्रोत हैं, किन किन से हम इरिगेशन करते हैं। तो आपको पता होगा हमारे गांव में लोग कुएं से इरिगेशन करते हैं, वेल है आपका, है ना। और आजकल तो ट्यूबवेल आ गई है, वहां से भी इरिगेशन आप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका कैनाल आ गई है, नहर, वहां से आप इरिगेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है, डैम आ गया है, बांध आ गए हैं, वहां से भी आप इरिगेशन कर सकते हैं। जो भी कंफर्टेबल सोर्स है जिस एरिया में है
वहां क्या कंफर्टेबल सोर्स है, वहां से आप जहां से इरिगेशन कर सकते हैं, है ना। जैसे कुआं हो गया बेटा आपका, जैसे आपका ये नहर हो गया, जैसे आपका बांध हो गया, कहीं मान लो कोई रिवर आ रही है, लोग वहां से सिंचाई करते हैं। जैसे आपका नदी आ गया, है ना। ये सब क्या है आपके, ये आपके डिफरेंट सोर्सेस ऑफ क्या है बेटा, इरिगेशन है, जहां से हम लोग सिंचाई करते हैं, जहां से हम लोग सिंचाई करते हैं। इसको हटा दें, कहां से आ गया ये, सेकंड बस, ठीक है बेटा, कोई नहीं है, बीच में हो जाता है, ठीक है, हटा दिया जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है सर। कुछ मान लो इसमें आप ऐड कर लो, पॉन्ड है, कहीं मान लो कोई तालाब है, तो ये भी क्या हो सकता है आपका सोर्स ऑफ इरिगेशन हो सकता है जी, ठीक है। जहां से आप अपने खेतों में एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी फसल को पानी देते हो बेटा, ये उसके सोर्सेज है, स्रोत है बेटा, ठीक है। अब सिस्टम क्या है, पुराने जमाने में आप जाओगे, जो अपने दादा परदादा हैं वो कैसे सिंचाई किया करते थे, और आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है उसके अंदर आप किस प्रकार सिंचाई करते हो, पौधों को आप किस प्रकार रेगुलर इंटरवल पे पानी प्रदान करते हो बेटा, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं बेटा, है ना। तरीके क्या है, वेज जो है, वेज तरीके हैं सिंचाई के, उनकी बात कर लेते हैं। अगर मैं मॉडर्न की बात करूं, अगर मैं नए तरीकों की बात करूं, तो स्प्रिंकलर सिस्टम है एक, तो आजकल की आप बात करेंगे, और एक ड्रिप सिस्टम आता है। स्प्रिंकलर सिस्टम शायद आप सबको पता होगा बेटा, हमारे यहाँ उसको फव्वारे बोलते हैं, है ना, कि आप पाइप से, आप कहीं से पानी लेके आते हैं, ट्यूबवेल से लेके आते हैं, वेल से लेके आते हैं, और आप फव्वारे कनेक्ट कर देते हो आप, है ना, वो नोजल उसकी लगा देते हैं, और उससे क्या होता है, वो फव्वारा आपका रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, और वो एक पर्टिकुलर रीजन कवर कर लेता है, और पानी वहां पे आपकी जो फसल है उसमें पानी का एक प्रकार से छिड़काव हो जाता है। तो आप इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं बेटा छिड़काव तंत्र। इससे थोड़ा पानी खराब भी नहीं होता। अगर आप अपने खेत में खुला पानी छोड़ दोगे बेटा, तो आप सोचो कितना पानी वेस्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि पानी की वेस्टेज ज्यादा ना हो। आपको पता है बेटा पानी भी लगातार कम हो रहा है ना, ये भी तो हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे इस ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक बड़ी समस्या है कि हमको वाटर को कंजर्व भी तो करना है, पानी को संरक्षित भी तो रखना है बेटा हमें। तो हम चाहते हैं पानी ज्यादा वेस्ट भी ना हो, तो इसलिए ये यूज करते हैं हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव तंत्र। वो क्या करता है, पौधों पर पानी छिड़कता रहता है, ज्यादा पानी की वेस्टेज होती भी नहीं है, एक अच्छा तंत्र है। इससे बेस्ट है ये ड्रिप सिस्टम। ये ड्रिप जो तंत्र है आपका, ये ड्रिप तंत्र बेटा इससे भी अच्छा है। सर ये क्या होता है, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो आपका पाइप है पानी का, उससे छोटी छोटी नलियां निकाल देते हैं, और वो जो नलियां हैं, वो जो ट्यूब्स हैं, वो सीधी आपके पौधे की जड़ों में जाके गिरती है। तो जो पानी है जो आप दे रहे हो, वो पानी सीधा पौधे की जड़ में जाके गिरता है, और आइड साइड में कहीं पानी जाता ही नहीं है। तो ये तो इससे भी बेस्ट है। छिड़काव तंत्र में तो हो सकता है पानी आपका पौधे की आइड साइड में भी गिर रहा होगा, लेकिन ये तो सीधा पानी को पौधे की जड़ तक, इट विल टेक योर वाटर टू रूट ऑफ योर प्लांट, ओनली रूट योर प्लांट, बाकी आइड साइड में नहीं लेके जाएगा बेटा। तो ये और भी बेस्ट है, सीधा पानी की आपके पौधे की जड़ तक पहुंचता है। तो ये आपका होता है ड्रिप सिस्टम। क्या होता है बेटा आपका ड्रिप सिस्टम। ये मॉडर्न तरीके हैं। शायद आपको पुराने तरीके बताऊं मैं, जो ओल्ड वेज थे, ओल्ड थे, जो पुराने तरीके थे, जो अपने बुजुर्ग लोग थे, वो ये ऊंट से, बैलों से जो छिड़काव तंत्र करते थे, या जो पानी देते थे बेटा, वो क्या थे सुनो। इसके अंदर अपने पास क्या क्या है बेटा, इसके अंदर अपने पास है मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट, क्या क्या है सुनो। इसके अंदर एक मोट है, एक चेन पंप है, एक ढेकली है, और एक आप यहां कह सकते हैं रहट। ये तो देखो क्या होता था, अब जाके YouTube पे आप इनको चेक करना, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक ऐसे घूमने का कोई जुगाड़ हुआ करता था बेटा, और वो घूमने का जुगाड़ क्या करता था, वो बैल या ऊंट की मैच, या बैल होते थे, ज्यादातर बैल होते थे, वो बैल उसको घुमाया करते थे, और उससे पानी क्या करता था, बाहर निकालता। ठीक है बेटा, तो ये रहट उसको बोलते हैं। ये चेन पंप, ये आपने मोट सुना होगा ना, ये सिस्टम होता है ये। अब आप अपने कुओं पे जाना, जो पुराना कुआ है, अगर उन पुराने कुओं पे आप जाओगे बेटा, तो आप क्या देखोगे, आज भी वहां पे एक घिरनी लगी मिलेगी आपको। पहले कहां यार घर घर पे नलके थे, या पहले कहां, आजकल तो हम लोग अंडरग्राउंड टैंक बना लेते हैं,
आजकल तो बाहर जाने किसी को शौक है नहीं, सब अपने घर पे अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं, वहीं से पानी निकालते हैं, यूज करते हैं। आजकल वो सिस्टम नहीं रहा। पहले अपनी जो माताएं बहनें थी वो दूर दूर कुओं पे जाके पानी लेके आया करती थी बेटा, सर पे रख के, आपको शायद याद होगा। तो वहां पे देखना, आप उन कुओं पे जाओगे ना तो आज भी आपको उन कुओं पे एक घिरनी लगी मिल जाएगी, एक पुलिस सिस्टम मिल जाएगा जिसमें रस्सी डाल के और पानी को ऊपर खींचा करते थे बेटा। ये है बेटा आपका कौन सा है, ये मोट है, ये आपका पुलिस सिस्टम है। ये बेटा वो आपका चेन पंप होता था, उस चेन पंप को भी कनेक्ट करके हम लोग पानी निकाला करते थे। और एक ढेकली भी एक सिस्टम है। अगर आपको ज्यादा इनका इंफॉर्मेशन चाहिए ना बेटा तो जाके यूट्यूब पे सर्च करना, आपको ये मिल जाएंगे। ये ओल्ड वाले भी आपको मिल जाएंगे, अपनी वाले तो आप जानते हो, इनसे तो आप रूबरू हो, मुझे पता है। ये तो आपने कहीं ना कहीं आपको देखा होगा या सुना होगा, या कहीं ना कहीं आज भी आप खेत में निकलोगे तो आपको यही सिस्टम मिलता है, या तो आपको सिंपल सिस्टम मिलता है, आपको ड्रिप सिस्टम मिलता है। ठीक है बेटा, हाँ ये है, ये हमने नहीं देखे, हो सकता है ये आपको नए फील हो सकते हैं। तो इनके आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पुराने जमाने वाले जो आपके इरिगेशन के सिस्टम थे ये वो थे बेटा। तो क्या किया हमने बेटा इसमें, एक बार इस स्लाइड को आप रिकैप करो बेटा। हमने कहा इरिगेशन जरूरी है भाई साहब, हमारी जो क्रॉप है उसको टाइम टू टाइम पानी देना जरूरी है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी धरती इतनी सूख जाती है, इतनी सूख जाती है, इतनी कठोर हो जाती है कि जब उसको हम प्लोइंग करते हैं ना, टाइलिंग करते हैं, जिसको आप जोतना कहते हो, जो आपका पहला स्टेप था जिसमें आप मिट्टी प्रिपेयर करते हो, उससे पहले भी हम लोग पानी देते हैं। उसका क्या फायदा है सर? तो आप प्लोइंग करने से पहले, जोतने से पहले जो आप पानी देते हो उससे थोड़ी मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है बेटा, उससे थोड़ी मिट्टी में नमी आ जाती है बेटा। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बरसात जब होती है, शुरू होती है बरसात होना, तो मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई होती है। तो कहीं मान लो कहीं बरसात नहीं हुई और आपको खेती करनी है, सीजन आ गया है, अब आपको करना पड़ेगा मजबूरी में, वहां पे आपको प्लोइंग से पहले भी इरिगेशन करना पड़ जाता है कई बार। अदरवाइज बारिश हो गई तो फिर कोई नीड नहीं है बेटा। और फिर उसके बाद जब आपने लगा दिए, बीज डाल दिया, सोइंग हो गई आपने, और उर्वरक डाल दिए, खाद डाल दिया, फर्टिलाइजर आपने डाल दिया, मैन्योर डाल दिया आपने, उसके बाद भी आपको अपने पौधे को रेगुलर इंटरवल पे पानी देना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं बेटा इरिगेशन। ये इरिगेशन के सोर्सेज है जहां से आप इरिगेशन करते हैं, जहां से आप पानी निकालते हैं, जहां से पानी को आप खेतों तक पहुंचाते हैं। इट में बी वेल, ट्यूबवेल, कैनल, डैम, रिवर, पॉन्ड, जो भी उस एरिया में है, सूटेबल है, वहां से लोग पानी ले लेते हैं प्यारे बच्चों। और ये वो तरीके हैं जिन तरीकों से आजकल सिंचाई हो रही है, जिन तरीकों से आजकल इरिगेशन हो रहा है। आजकल दो सिस्टम चलते हैं, बड़े फेमस सिस्टम है, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक है बेटा आपका ड्रिप सिस्टम। ये है छिड़काव तंत्र, जिससे आप नोजल या फव्वारे की मदद से पूरे खेत में पानी को छिड़क देते हैं। पानी की वेस्टेज थोड़ी कम होती है, खुला पानी छोड़ने के बजाय ये बेटर होता है आपका। ठीक है, इसके अलावा ड्रिप सिस्टम में एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कि यहाँ पे पानी सीधा पौधे की जड़ में गिरता है, बूंद बूंद पानी गिरता है। ये इससे भी ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है आपका ड्रिप तंत्र या फिर आपका ड्रिप सिस्टम बेटा। ये आपके ओल्ड है, जो बहुत पुराने जमाने में इस्तेमाल करते थे, टेक्नोलॉजी नहीं आई तब ऐसे करते बेटा। मोट पुली सिस्टम, घिरनी तंत्र बोलते हैं बेटा इसको। आज भी पुराने कुएं पे आपको घिरनी लगी मिल जाएगी जहां से पानी खींच के निकालते हैं। ये चेन पंप से निकालते हैं पानी बेटा आपका। ये ढेकली वाला है, ये रैट वाला, रैट वाला घूमता था ऐसे, और उस घूमने से पानी क्या आता था बेटा आपका, ऊपर आता था, और उसको हम खेतों तक पहुंचाया करते थे। ठीक है बेटा, तो ये है। अब सर ये जो पानी है, जो इरिगेशन आप कर रहे हो, आप जो अपनी फसल को रेगुलर इंटरवल पे पानी दे रहे हो बेटा, वो पानी के क्या फायदे हैं, क्यों करते हैं हम इरिगेशन? आइए उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं कि व्हाई वी डू इरिगेशन। ठीक है जी, व्हाई वी डू इरिगेशन है जी। तो आप सिंचाई कर रहे हैं बेटा, तो सिंचाई हम क्यों करते हैं? तो पानी है जो हम रेगुलर इंटरवल पे पौधों को दे रहे हैं, उसका रीजन क्या है, आइए उसको हम एक एक करके जान लेते हैं बेटा। इरिगेशन के फायदे क्या हैं? तो सबसे पहले तो आप कॉमन सेंस आप बोल सकते हो कि मिट्टी की नमी को बनाए रखता है ना। आप ये भी तो कह सकते हो सबसे पहले बेटा कि मेंटेन्स, आप कह सकते हैं मेंटेन्स मॉइस्चर ऑफ सॉइल। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा कि मिट्टी की नमी को क्या करता है, ये कायम रखता है, या मिट्टी की नमी को बनाए रखता है बेटा, और पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला कॉमन सेंस जो मेरे दिमाग में आता है। इसके बाद पानी क्यों चाहिए भाई साहब? देखो, जो फसल गर्मी में हो रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है बेटा, अगर आपने टाइम टू टाइम पानी नहीं दिया, इरिगेशन नहीं किया, तो वो पौधे सूख जाएंगे, जल जाएंगे बेटा आपके।
या मान लो कोई ऐसी फसल है तो बिल्कुल कड़क ठंड में, सरसों हम लोग है ना, सरसों सरसों हम लोग ठंडी में लगाते हैं। अब मान लो ओस पड़ रही है बहुत भयंकर, ठंडी हवाएं चल रही हैं बेटा बहुत भयंकर, तो उससे भी आपका पौधा है ना, उसकी ग्रोथ रुक सकती है। तो उससे भी, चाहे वो ठंडी हवा हो चाहे वो आपकी गर्म हवा हो, उन दोनों हवाओं से बचाए रखता है कौन बेटा, आपका इरिगेशन, पानी। और पानी की एक बड़ी खास बात है, देखो मैं आपको बता दूं, गर्मी में आप खेत में पानी भर दो तो आपको ठंड लगेगी। में अगर आपने खेत में पानी डाल दिया, उस खेत में आप जाइए, आपको ठंडा महसूस होगा, पौधे को ठंडक मिलती है। और बहुत सर्दी में अगर आपने पानी डाल दिया तो वो पानी गर्म बनाए रखता है पौधे को। देखो दोनों काम करता है, एक पानी एक सीजन में ठंडा रखता है, वही पानी एक सीजन में पौधे को गर्म भी बनाए रखता है। वही पानी आपको गर्मी में लू से बचाता है पौधे को, वही पानी सर्दी में ठंडी हवाओं से बचाता है पौधे को। ठीक है, तो क्या है, देखो ये भी आप कह सकते हैं, प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम हॉट एयर एंड फ्रोस्ट। आप ये कह सकते हैं कि हमारी फसल को गर्म हवाओं और शीतलहर से बचाता है, आप एक प्रकार से ये बोल सकते हैं बेटा। ठीक है जी, इसके साथ साथ ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस पानी में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, वो मिनरल्स पानी के साथ कहां जा रहे हैं बेटा, आपके पौधों के पास जा रहे हैं, आपकी क्रॉप्स के पास जा रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, प्रोवाइड मिनरल्स, है ना, आप कह सकते हैं पौधों को खनिज देता है भैया, जो पानी के साथ घुलकर तो से कहां जा रहे हैं, आपके प्लांट्स में जा रहे हैं, आपकी फसल में जा रहे हैं, आपके पौधों में जा रहे हैं बेटा। वो कौन से हैं, वो मिनरल्स हैं जो इनके साथ जाते हैं, जो आपके पौधों के लिए बेटा क्या है, आवश्यक है, वो आपको यहां से मिल जाएंगे। और सबसे और बेटा इसके अलावा जो आपका बीज अंकुरित होता है, यहां से आप बोल सकते हैं कि जो बीज, टर्मिनेशन ऑफ सीड में भी ये हेल्प करता है बेटा, क्योंकि आपने बीज डाल दिया, आपने बिजाई कर दी, बुआई कर दी, और खेत सूखा पड़ा है, आपने पानी नहीं दिया, तो वो बीज अंकुरित होके पौधा नहीं बनेगा। द सीड विल नॉट जर्मिनेट इन दैट कंडीशन। प्यारे बच्चों, पानी वो काम करता है ना, क्या है, बीज का अंकुरण करता है भैया। और कुछ पोषक तत्व भी देता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। मिनरल्स के साथ साथ पौधों को पोषक तत्व देता है। देखो हमें अभी तक इतना समझ में आता था कि हम लोग सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे, और अब देखो इसके साथ साथ देखो पानी क्या क्या कर रहा है बेटा। अगर तुम सिंचाई नहीं करोगे तो क्या क्या नहीं होगा, सिंचाई नहीं करोगे प्रॉपर टाइम पे तो आपकी मिट्टी सूख जाएगी, मिट्टी कठोर हो जाएगी, मिट्टी कठोर हो जाएगी तो जो जड़ें हैं, जो आपकी जड़ें हैं बेटा, रूट्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगी मिट्टी के अंदर। और दूसरी बात बेटा, आप अगर वो आपका चाहे लू हो, गर्म हवा हो, चाहे ठंडी हवा हो, अगर पानी नहीं दोगे टाइम टू टाइम तो आपके पौधे खत्म हो जाएंगे बेटा, लू से जल जाएंगे, ठंडी हवा में बेटा मुरझा जाएंगे। तो इसलिए भी जरूरी है। साथ साथ कुछ मिनरल्स हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो पानी के साथ मिक्स होके घुल के आपके प्लांट के अंदर जाते हैं, तो पानी उसमें भी बहुत हेल्पफुल है बेटा। और इसके साथ साथ जो सीड है जो आपने डाल दिया धरती में बुआई के दौरान, उसको अंकुरित करने में, जर्मिनेट करने में पानी का बहुत बड़ा योगदान है बेटा। तो हमने क्या किया, हमने किया एक्चुअल में सिंचाई होती क्या है, सिंचाई के सोर्सेज क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, स्रोत क्या है सिंचाई के, क्या किन किन तरीकों से हम सिंचाई करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और साथ साथ क्या फायदे हैं सिंचाई के, हम लोग क्यों टाइम टू टाइम सिंचाई करते हैं, वाई इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों, वाई। तो इसका मैंने आपको जवाब दिया है। तो ये आपका एक और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस था, एक और कृषि का कार्य था जो किसान को करना पड़ता है। रिपीट कर ले, मिट्टी तैयार किया,
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया, सोइंग किया, बिजाई की, बुआई की, बीज डाला, उसके बाद फर्टिलाइजर और मन्योर दिए ताकि पौधों को प्रॉपर अमाउंट में पोषक तत्व मिलते रहे, उनकी ग्रोथ में कोई कमी ना आए। और फिर हमने क्या कर दी बेटा, सिंचाई कर दी। ठीक है जी। अब इसके अलावा चलो जी नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या है, नेक्स्ट जो कार्य है जो करता है किसान वो क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो बेटा इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है, यार आपके खेत में जब आप फसल उगाते हो तो आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने गेहूं की खेती की है तो खेत में गेहूं के अलावा और भी बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। सरसों की खेती की है तो सरसों के अलावा भी और भी बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं, उनको हम खरपतवार कहते हैं, और हमें उनको हटाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? जैसे आपने सुना नहीं कि एक टोकरी में अगर एक खराब फल आ जाए तो बाकी सभी फलों को खराब कर देता है, वो खरपतवार है, वो वीड है। अगर आपने वो नहीं हटाए तो जो आपका एक्चुअल प्लांट है, जो आपकी फसल का पौधा है, मान लो गेहूं है, सरसों है, चना है, मक्का है, जो भी है, भाई साहब उसके हिस्से के भी जो पोषक तत्व है वो लोग खा जाएंगे। अगर अपने पौधे के हिस्से का खाना वो लोग खा जाएंगे तो अपना पौधा दुबला पतला कमजोर पड़ जाएगा, अपने पौधे को मेल फंक्शन हो जाएगा, अपना पौधा प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा बच्चा। तो इसलिए जो ये अनवांटेड प्लांट, तो ना चाहने वाले पौधे उग गए हैं जिनको आप खरपतवार कहते हैं, जिनको आप वीड कहते हैं प्यारे बच्चों, उनको भी तो हटाना आवश्यक है। और ये वीड सुन लो, पिछली बार लैब अटेंडेंट 2022 के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्य है जो किसान पूरी फसल चक्र के दौरान करता ही रहता है, जो रेगुलर चलता रहता है, जो रेगुलर दिखाई देता है। अब उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था, उसमें सोइंग था, उसमें आपका हार्वेस्टिंग था, उसमें आपका ये था वीडिंग वाला। अब एक बार तो मिट्टी तैयार करते हैं पूरी फसल चक्र के दौरान, बार बार मिट्टी थोड़ी तैयार करनी पड़ती है। बीज बोने से पहले एक बार ही मिट्टी तैयार होती है। उसके बाद जो सोइंग है, बीज डालना है, वो भी एक ही बार होता है। वो आप थ्रू आउट द क्रॉप साइकिल थोड़ी करते रहोगे, आप कितनी बार बीज डालोगे आप, वो भी नहीं हो सकता। फिर एक क्या था, हार्वेस्टिंग, कटाई भी थोड़ी करते रहोगे आप पूरी फसल के दौरान। हाँ, तो क्या चीज जो लगातार पूरी फसल चक्र के दौरान चलती रहती है, वो है वीडिंग। क्योंकि अनवांटेड पौधे तो उगते रहेंगे, आपने एक बार हटा दिए, अगली बार आपने इरिगेशन कर दिया, सिंचाई कर दी, फिर उग जाएंगे वो। तो ये एक ऐसी चीज है जो थ्रू आउट द क्रॉप साइकिल आपको देखने को मिलेगी, और उसका करेक्ट ऑप्शन था वीडिंग। उसका करेक्ट ऑप्शन था खरपतवार हटाने का जो प्रोसेस है वो थ्रू आउट द साइकिल आपका चलता रहता है। ये प्रश्न 2022 एनवीएस लैब अटेंडेंट के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बेटा, नेक्स्ट प्रोसेस आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। नेक्स्ट प्रोसेस आपका वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, जो किसान को करना पड़ता है बेटा। खरपतवार से सुरक्षा क्या है बच्चा, खरपतवार से सुरक्षा है बेटा। क्या होते हैं खरपतवार बेटा आपका, तो खरपतवार क्या होते हैं, इसका मतलब है रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम क्रॉप, है ना, फसल से अनवांछित पौधों को हटाना। ये होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, ये होती है खरपतवार से सुरक्षा करना प्यारे बच्चों। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को आप कहते हैं वीडिंग। इस प्रोसेस को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम होते होंगे, लेकिन तो करेक्ट हिंदी का वर्ड है वो होता है निराई करना। जैसे हमारे इधर निन्याण करना बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते होंगे।
निराई करना। क्या करना? निराई करना। इसको हम वीडिंग कहते हैं, जब आप अनवांटेड पौधों को हटाते हैं। सर जी, करने के दो तरीके हैं। सर, वीडिंग करने के दो तरीके हैं। एक होता है आपका मैनुअल, जो आप खुद अपने हाथ से उन पौधों को हटाते हैं, है ना। और जो मैनुअल करते हैं, जो हम खुद करते हैं, वो करते हैं खुरपी से। हिंदी में इसको खुरपी कहते हैं। शायद आपने देखा होगा, जो बच्चे किसान परिवार से आते हैं, खुरपी से हम लोग क्या करते हैं, उन पौधों को हटाते हैं बेटा। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, जो कि आजकल हो रही है, मेहनत करना चाहते नहीं कोई लोग, सब केमिकल्स का यूज कर रहे हैं भाई साहब, और उसी केमिकल्स को खा रहे हैं। और इसीलिए तो आजकल ये हो रहा है। हम कहते हैं यार, एक आदमी है जिसने ना शराब पी, ना बीड़ी सिगरेट पिया, ना गुटखा खाया, पर उसको कैंसर कहां से हो गया। कहते हैं कि शराब पीने से कैंसर हो जाएगा, बीड़ी सिगरेट पीने से कैंसर हो जाएगा, गुटखा खाने से कैंसर हो जाएगा, या कोई और बुरी आदत से कैंसर हो जाएगा। तो जो मान लो नहीं कर रहा है थ्रू आउट द अपनी लाइफ और जर्नी में, उसको कहां से कैंसर हो रहा है? यही तो रीजंस हैं। जो आप फल खा रहे हैं, जो आप सब्जियां खा रहे हैं, और जो फसल हम खुद भी उगा रहे हैं, उनमें हम क्या डाल रहे हैं बेटा? केमिकल डाल रहे हैं। फर्टिलाइजर डाला आपने, उर्वरक आपने डाला, वहां भी केमिकल था। और यहां भी लोग है ना, ये मेहनत करने की बजाय आजकल एक नई चीज आ गई है, जिसको वीडीसाइड कहते हैं। इसको हम कहते हैं खरपतवार नाशक। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, तो ऐसे बोलते होंगे आपके गांव में कि भाई दवाई छिड़क दो। वो दवाई छिड़कने का मतलब है यही कि वीडीसाइड डाल दो, खरपतवार नाशक डाल दो, तो जितने भी अनवांटेड पौधे हैं वो सूख के गिर जाते हैं, वो जल जाते हैं। तो ये भी क्या है बेटा? ये केमिकल ही तो है। ये क्या है प्यारे बच्चों? अरे ये केमिकल ही तो है। और ये भी कोई हेल्दी केमिकल नहीं है, ये बहुत अनहेल्दी केमिकल है, जो कहीं ना कहीं हम उसको इनटेक कर रहे हैं खाने के साथ। ठीक है जी। अगर मैं आपको कोई एक नाम बताऊं फेमस से नाशक का, वो है 2,4-D। जो वीडीसाइड है फेमस आपका, वो है 2,4-D। याद रखना, एक नेम मेंशन किया गया है, कहीं आ जाए कि 2,4-D क्या है, कोई बीज है, ऑप्शन डाल देगा कोई बीज है या क्या है, कोई खरपतवार नाशक है क्या है, तो आप देखेंगे ये क्या है, एक वीडीसाइड है, बहुत फेमस वीडीसाइड है 2,4-D। और ये जो आपका प्रोसेस है, इसको आप कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, किसके दौरान बेटा? आपका एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिस है, कृषि के दौरान एक कार्य किया जाता है बेटा, ये भी आपका। और यही सवाल इस पिछले एग्जाम में चमका था, और ये ऐसा चमका था कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो थ्रू आउट द क्रॉप साइकिल चलता रहता है। तो उसमें उसका राइट ऑप्शन ये था, वीडिंग जो निराई है ये चलती ही रहती है, क्योंकि आप इरिगेशन करोगे फिर ये उग जाएंगे, हटा दोगे तो ये उग जाएंगे बेटा, ये कहीं ना कहीं से उगी जाते हैं, ये फिर निकल आते हैं ये। तो ये प्रोसेस आपका थ्रू आउट चलता रहता है। अब चलो, हमने सब कर दिया बेटा, हमने मिट्टी प्रिपेयर कर दी, हमने बीज डाल दिया, हमने खाद उर्वरक डाल दिया, हमने पानी दे दिया, हमने निराई कर दी। अब अपनी फसल जो है ना वो मैच्योर हो गई बेटा। एक फसल चक्कर के बाद आपकी फसल क्या हो जाती है? पककर तैयार हो जाती है। आफ्टर ए कंप्लीट क्रॉप साइकिल योर क्रॉप गेट मैच्योर्ड, और मैच्योर्ड होने के बाद उसको कटाई करनी पड़ेगी, उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है प्यारे बच्चों, वो है हार्वेस्टिंग। अब हमने मेहनत कर ली है, अब उस मेहनत का फल चखने का समय आ गया है। अब हमें वो जो पकी पकाई फसल है उसको काटने का वक्त आ गया है बेटा। ठीक है, वही आप वाली कहानी है, जैसे आप लोग लगे हुए हैं पिछले 2-3 महीने से कि सर इस साल हो सकता है एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एनवीएस लैब अटेंडेंट आ रही है, ऑल इंडिया भर्ती है, ग्रुप सी की भर्ती है, बढ़िया भर्ती है, लग जाए। तो आप भी तो मेहनत कर रहे हो, आपका भी समय आएगा हार्वेस्ट करने का, कटाई आएगा। लेकिन आप उससे पहले जो सारे प्रोसेस है किसान ने किए हैं जी जान लगा के, आप भी वो प्रोसेस अपने लगातार करते रहिए। वो प्रोसेस जब आप लगातार करते रहोगे, तब जाके आपकी फसल, आपकी मेहनत रंग लाएगी बेटा। और उसके लिए जरूरी है सही समय पे सही कंटेंट, सटीक, बिल्कुल तीर वाला, वो बल निशान नहीं, वो जो अर्जुन जो वो चिड़िया की आंख वाला निशाना, वो जरूरी है बेटा। ठीक है, लगे रहो बेटा, अपना भी सही हार्वेस्टिंग का। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है बेटा, वो है हार्वेस्टिंग। अगली वाली में कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है, हार्वेस्टिंग है जी। नेक्स्ट अपना प्रोसेस क्या है बच्चों? हार्वेस्टिंग है बच्चों, कटाई है। क्या है बेटा? कटाई है। क्या करते हैं? फसल को काट लेते हैं मैच्योर होने के बाद, है जी, मैच्योर होने के बाद फसल को काट लेते हैं ना,
क्या है जी, बता दो इसको। कटिंग क्रॉप आफ्टर इट गेट matured। ठीक है जी, फसल पकने के बाद उसकी कटाई करना, उसकी कटाई करना प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग कहलाती है। तो ये पूरे क्रॉप साइकिल के बाद होता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और लिख लो, ये सवाल भी आ सकता है। क्या आ सकता है कि जो क्रॉप साइकिल होता है, तो एक फसल चक्कर होता है जिसमें एक फसल पक के तैयार हो जाती है, उसका एवरेज टाइम क्या होता है? तो वो एवरेज टाइम होता है 3 to 4 मंथ्स। क्या आपको याद रखना है बेटा, है ना, 3 to 4 मंथ्स। वही मैं कह रहा हूं ना, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, एरिया, क्षेत्र जहां तुम खेती कर रहे हो, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की परिस्थितियां कैसी है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, पर्यावरण कैसा है, वो सब चीजों पे डिपेंड करता है, वो एक अलग अलग होता है। बट आई कैन से द एवरेज आपका जो क्रॉप साइकिल है प्यारे बच्चों, वो आपका 3 से 4 मंथ का होता है। अब कटाई करना है सर फसल की, तो फिर वही बात, कटाई करने के 2-3 तरीके होते हैं बेटा, है ना। एक तो हम लोग जो देखते हैं कि वो लगे रहते हैं, है ना, वो लगे रहते हैं, खुद से काटते रहते हैं, खुद से काटते रहते हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हमारे इधर क्या कुछ अलग अलग नाम बोलते हैं उसको, या फिर आजकल मशीन आ गई, थ्रेशर जिसको आप बोलते हो, या बड़ी बड़ी मशीनें देखते हो आप सड़क पे चलती रहती है, वो काट भी देती है और फिर वहां से हमें दाना भी अलग करना है ना, हमें जो सीड है वो भी अलग करना है वहां से कटने के बाद। तो क्या क्या कन्वेंशनल तरीके अपने पास हार्वेस्टिंग के, तो अपने तरीके जो है बेटा मैनुअल भी हैं और कुछ वैसे भी बेटा आपके, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग काटते हैं सिकल से, जो मैनुअल है, जिसको हिंदी में दराती कहते हैं बेटा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा, हम लोग दराती कहते हैं, भी है, देख लेना बेटा कैसे लिखते हैं, सिकल, दराती, है ना। आता ना जैसे आपका एक ऐसे ऐसे यू शेप सा मुड़ा हुआ, जिससे आप लोग फसल की कटाई करते हो, सिकल बोलते हैं उसको, दराती बोलते हैं, ठीक है। अगर मशीन से काटना है, या फिर एक और होता है विनोविंग करना, उसको फटक कर कहते हैं। मतलब कई जगह ऐसा भी होता है कि फसल काटने के बाद उसको पटक पटक के मार रहे हैं, वहां से दाना अलग हो जाता है, ये भी एक आर्टिफिशियल चीज है बेटा, है ना, हम कर सकते हैं। दोनों मैनुअल होती है ना, कोई मशीनिंग नहीं होती। या फिर ये जो थर्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, मशीन से करते हैं, इसे कहते हैं थ्रशिंग करना। क्या कहते हैं, थ्रशिंग करना। और ये किससे की जाती है, ये थ्रशर से की जाती है। अब ये थ्रशर तो आपने सुना होगा, मशीनें जो आती हैं यार, उन्हीं को तो हम थ्रशर कहते हैं बेटा, है ना। जो मशीनें आती हैं जो फसल काट के और उसके फिर उसके बाद उससे दाना अलग कर देती है ना, वो थ्रशिंग होती है। और वो कहते हैं हम किससे करते हैं, वो हम थ्रशर से करते हैं बेटा, किससे करते हैं बेटा, वो हम उसको हम परफॉर्म करते हैं थ्रशर से। लो जी, आपका हार्वेस्टिंग, फसल कटाई। आपको क्रॉप साइकिल के बारे में पता, व्हाट इज एन एवरेज क्रॉप साइकिल मींस, उसका मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। जो तरीके होते हैं आजकल जो कटाई के, हार्वेस्टिंग के, इट इज डन मैनुअली और आइदर इट इज डन बाय मशीन्स। एंड देन व्हाट आर द मैनुअल वेज सर, द मैनुअल वेज आर सिकल और विनोविंग। सिकल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम दराती कहते हैं, जिससे आप लोग काटते हैं बेटा। विनोविंग जिसको हम फटक के पटक पटक के आप लोग फसल को अलग करते हैं, दाने को अलग करते हैं। और ये आपकी पूरी मशीन आती है, इट इज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ये मशीन से किया जाता है, जिसको हम थ्रेशर कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग के नाम से जानते हैं। शायद कोई समस्या नहीं होगी, नो सर, बिल्कुल टिप टॉप है। मैं कह रहा हूं देखो, यहां आपको एक चीज मिलेगी, सटीक कंटेंट। इतना पढ़ के जाना है, इतना पढ़ा दो सर कि 60 नंबर है ना, 50 प्लस मार दे, मारना पड़ेगा। आपको पता है साइंस में बिना आपको 50 प्लस मारे काम नहीं चलेगा, ये भी आप जानते हो। तो इतना करो सर, आपका ये काम हो जाए और उसी पे काम करें, बिल्कुल सटीक निशाने पे, ठीक है बेटा। चलो सर, अच्छी बात है। अब सर सब कुछ तो कर लिया, कटाई वटाई कर, अनाज अलग कर दिया, ये हो गया वो हो गया। अब जो अनाज हमने निकाला है हार्वेस्टिंग के बाद, किसान के 3-4 महीनों की मेहनत के बाद, और आपको एक बात और पता होगा कि हार्वेस्टिंग करने के बाद ही, बात मैं आपको यहां से लिखवा दूं नोट डलवा के, कि हमारे जो
खासकर हिंदू धर्म में बता रहा हूं मैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो हिंदू धर्म के जो फेस्टिवल्स हैं शायद वो फसल की कटाई के बाद ही आते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था बेटा। जैसे जो पहली फसल करती है ना, जो जो आपने बारिश के समय उगाई थी, खरीफ वाली, वो जब खरीफ वाली करती है तो दिवाली आती है, किसान जश्न मनाता है, फसल कट गई है, उसकी मेहनत सफल हो गई है, अनाज आ गया है, खुश है किसान, और वहां से आती है दिवाली। और जो ये रबी वाली फसल है, सर्दी में जो आप सरसों उगाते हैं, है ना, गेहूं उगाते हैं, ये वाली जो फसल है बेटा आपकी, ये फसल के तुरंत बाद क्या जाता है, होली आ जाता है ना। तो ये भी तो है ना, ये कि फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, या बिग फेस्टिवल्स कहिए आप, आर मोस्टली आफ्टर हार्वेस्टिंग, आप ऐसा बोल सकते हैं। जो बड़े बड़े त्योहार हमारे भारत देश में हैं, चाहे आपका वो ईद रमजान भी हो, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, वो के बाद आते हैं। ये रिचुअल पहले से ही आपका तय हुआ है ना, उसी के बेस पे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। अब सर फसल कट गई है, अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो मेरे परिवार ने गेहूं उगा लिए और हमारा फसल कटने के बाद मान लो हो गए 15-20 क्विंटल गेहूं के हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सब परिवार वाले एक ही दिन मिलके उस सारे गेहूं को खा जाएंगे, है ना। अच्छा, गेहूं चाहिए भी, उस गेहूं को हम लोग बेच भी नहीं सकते, वो तो खाने के लिए चाहिए भी। तो ऐसा है कि हमें उसको बाद में भी यूज करना है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना है। जब कोई चीज को आप लंबे समय के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं सर, तो उसका आप भंडारण करते हैं, उसका आप स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करते हैं तो स्टोरेज ऐसा नहीं कि डाल दिया कहीं पे भी आपने दाने को, प्रॉपर, नहीं तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, चूहे खा जाएंगे, माइक्रोब्स खा जाएंगे उसको, या नमी आ जाएगी, वो फसल आपकी सड़ जाएगी। तो उचित भंडारण भी आवश्यक है ना सर। वी नीड द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रॉप, क्योंकि वो किसान की 3-4 महीने की मेहनत है ना भाई, है ना। तो जो नेक्स्ट और द लास्ट आपका जो प्रोसेस है वो है मेरे प्यारे बच्चों स्टोरेज। क्या है बच्चों? स्टोरेज है बच्चों, स्टोरेज है जिसको आप भंडारण के नाम से जानते हैं जी। क्या है? फसल कटने के बाद आपको फसल को स्टोर करना है ना। इसका मतलब क्या है? कीपिंग सीड्स फॉर लॉन्ग टाइम, खाने को लंबे समय तक रखना, या भैया स्टोरेज। अब इसमें एक बात याद रखना, स्टोर करने से पहले आपको उसको प्रॉपर सूखा कर लेना है। अगर आपने नमी वाला दाना स्टोर कर दिया तो भाई साहब कुछ दिन बाद वो सड़ जाएगा। आजकल आपने देखा होगा, अगर मैं सीजन की बात करूं तो बिना टाइम बारिश हो रही है, कई बार तो हम लोग फसल काट रहे होते तभी बारिश हो जाती है, और उस बारिश से पूरी फसल भीग जाती है, पूरा दाना भीग जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि अपने जो घर वाले हैं वो जो जब उसको करवाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसको थ्रेशिंग करवाते हैं, तो जो गीली आपका जो दाना है उसको थोड़ी स्टोर कर देंगे, नहीं। आपने देखा होगा ना, जो आपकी माताएं बहनें हैं वो उसको पहले बाहर सुखाती है धूप में, और सुखाने के बाद उसको स्टोरेज करती है। जरूरी है बेटा, है ना। अदरवाइज तो आपकी जो पूरी फसल है बेटा, वो सारी की सारी फसल क्या होगी बेटा आपकी? खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा आपकी? खराब हो जाएगी, है कि नहीं? बोलो, ठीक है, ओके सर। तो इसमें एक बात जरूर याद रख लो आप, नोट डाल के, कि मेक सीड्स ड्राई बिफोर स्टोरिंग बेटा, ये जरूरी है। भंडारण से पहले बीज सूखा होना चाहिए बेटा, है प्यारे बच्चों। आप स्टोरेज में आपको क्या ध्यान रखना है? जब आप स्टोर करेंगे तो आपको क्या करना है? आपको एक तो अवॉइड मॉइस्चर,
एक तो आपको नमी से बचना है, कहीं नमी ना आ जाए, ऐसी जगह आपको स्टोर नहीं करना है। दूसरा, अवॉइड इंसेक्ट्स एंड रैट्स। चूहे और कीड़े अगर आ गए तो खा जाएंगे, है ना, जो आपने काटा दाना उसको खा जाएंगे, है ना, चूहे और कीड़ों से बचाना है बच्चा, अगर आप लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हो तो। और आल्सो अवॉइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सर ये क्या होते हैं, बताते हैं बेटा। सूक्ष्म जीवियों से, अगला चैप्टर इन्हीं का है बेटा। सूक्ष्म जीवियों से बचाना है, जैसे कि मान लो फंगाई है, अगर वो फंगस लग गया मान लो फसल पे, तो सारी की सारी बेकार हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी हैं जो इसको खत्म कर सकते हैं। तो स्टोरेज ऐसी करनी है कि इन चीजों से आप बचा पाओ अपने दाने को, जो आपने निकाला, जो आपने फसल काट के अपनी करना, उसको आप स्टोर कैसे कैसे करते हैं सर। दो तरीके होते हैं, एक होता है सिलोज में करते हैं, इसको हम साइलो भी कहते हैं। ये साइलो क्या होते हैं, साइलो होते हैं लार्ज मेटल कैंस, ये होते हैं धातु के बड़े बड़े पात्र बेटा। आजकल देखा होगा ना, आपके घर में टंकी होगी ना, उस टंकी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आपके घर में टंकी होगी ना बेटा, वो जो बड़ी बड़ी टंकियां आप लेके आते हो, उन बड़ी बड़ी टंकियों में आप दाना स्टोर नहीं करते हो फसल काटने के बाद, तो ये वो कैन है, इनको हम साइलोस कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, है ना। या फिर जो बोरे होते हैं, उन बोरों में आप कहते हैं इन ग्रेनरीज बोलते हैं। जो जूट के बोरे होते हैं बेटा, जो आपके जूट के बोरे होते हैं, उन जूट के बोरों में भी आप क्या कर सकते हैं, अपना जो अनाज है उसको आप स्टोर कर सकते हैं बेटा। ये दो तरीके होते हैं स्टोरेज करने के। ये जो बड़े बड़े धातु के पात्र हैं, लार्ज मेटल कैन्स हैं, जिनको हम साइलोज कहते हैं, उनके अंदर आप स्टोर कर सकते हो या तो बेटा, या फिर जो आपकी जूट के बोरे हैं जिनमें आप पैक करके आप अपने अनाज को रख सकते हैं, ऐसी जगह जहां पे ये चीज ना हो, ऐसी जगह प्यारे बच्चों जहां पे ये चीज ना हो, है ना। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है अपने बेटे किसको, अनाज को बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दो तरीके हैं स्टोरेज, ये होता है। सारा काम कर दिया हमने, हमने पूरा फसल चक्र आपको समझा दिया। हमने सबसे पहले मिट्टी तैयार की थी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद हमने सोइंग की थी, बीज डाला था, उसके बाद हमने क्या किया था, एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, हमने खाद और उर्वरक डाले थे बेटा। उसके बाद हमने इरिगेशन किया था, सिंचाई की थी बेटा। उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, खरपतवार नाशक दवाई डाली थी हमने, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, खरपतवार से सुरक्षा। और उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, हार्वेस्टिंग की थी, कटाई की थी, और लास्ट में हमने उसको स्टोर कर लिया है। एनसीईआरटी में लास्ट दो लाइन और है कि जब आप बड़े स्केल पे ऐसे जीव जंतुओं को पालते हैं, जैसे आप गाय पाल रहे हो या भैंस पाल रहे हो या कोई बकरी पाल रहा है या कोई भेड़ पाल रहा है ना, बड़े सेक्टर पे जब आप इनको पालते हो तो उनकी जो स्टडी है वो कहलाती है एनिमल हस्बेंड्री। वो एक नीचे छोटी सी लाइन लिखी है, लिखना नहीं, मैं आपको बताता हूँ बेटा। व्हेन एट लार्ज स्केल, है ना, लार्ज स्केल पे जब आप क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, पालते हैं किसको, पशुओं को बेटा, जीव जंतुओं को, और वहां से आप कुछ भी आपका प्रॉफिट देखो, लेकिन उस चीज को हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ज्यादा है नहीं, बस एक छोटी सी लाइन बता रखी है, बाकी आपका चैप्टर 1 डन हो गया है बेटा, है ना। कल थोड़ी समस्या जो आई थी ना, वो मैंने दूर कर दी है। और एक बात कह देता हूं, हो सकता है कि मान लो देख के कोई जग जाए, लेकिन काम आप जानते हो रेगुलर टाइम पे काम जो पूरा होने की गारंटी है वो आपको यहीं से मिलेगी, है ना, यहीं से मिलेगी। तो 10 से 15 दिन में कंप्लीट जो पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए सटीक है, जो आपके लिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, जो आपको मार्क्स दिलाएगी, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, वो यहां से करने का आपको वादा कर रहा हूं, वो आपको यहां मिलेगी। यूट्यूब पे दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं बेटा। आपका सिर्फ इतना सा कर्तव्य है कि आपको एज ए व्यूअर अगर कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है प्यारे बच्चों, एज ए व्यूअर अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप और हम ऐसे रिकॉर्डेड की बजाय एक दूसरे के आमने सामने लाइव आ सके, आपके मैं डाउट ले सकूं, आपकी भावनाएं समझ सकूं, आप और हम आपस में वार्तालाप कर सके, आप और हम आपस में कोऑर्डिनेट कर सके।
तो उसके लिए मैं छोटा सा लक्ष्य है, हमको इस संख्या को 1000 तक लेके जाना पड़ेगा, है ना, ताकि एक बार लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन खुल जाए और यही काम हम और बेहतर तरीके से कर सके। ये आपको जरूर करना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, एक बार फिर से कह रहा हूं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे इसी तरह और 2000 कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। अपनी माँ बाप की सेवा करो, अपने सपनों पे फोकस करो, मेहनत करो। मिलेंगे आपकी कामयाबी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।